नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने टेरिडोफाइट्स के अंदर ठोस रंग के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत अपन ने ठोस रंग की टाइप्स, उसकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था। जो ठोस रंग होता है उसके टाइप्स में अपन ने हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्रेक्टोस्टील और मिक्स्ड प्रोटोस्टील के बारे में पढ़ा था। ठोस रंग में ये पढ़ा था कि जो ड्रम का या स्टील का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो ठोस जाइलम से बना होता है, और जाइलम के बाहर की तरफ है जो फ्लोएम है जो रिंग के रूप में या वलय के रूप में प्रेजेंट रहता है। आज के इस वीडियो के अंदर अपन टेरिडोफाइट के अंदर जो पाए जाने वाले रंग हैं उसका सेकंड टाइप्स पढ़ेंगे, जिसका नाम है साइफोनोस्टील या नाल रंग। ठीक है, साइफोनो का मतलब भी क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो साइफोनो का मतलब क्या हो गया? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको अपन नाल रंग भी बोल सकते हैं। तो साइफोनोस्टील या नाल रंग का जो निर्माण है वो ठोस रंग के द्वारा ही होता है, यानी कि ये ठोस रंग का परिवर्तित रूप है। और इस रंग के केंद्रीय भाग में पित्त प्रेजेंट होता है, लेकिन ठोस रंग में अपन ने देखा था कि केंद्रीय भाग में क्या प्रेजेंट होता है? जाइलम प्रेजेंट होता है, उनके अंदर पित्त है जो एब्सेंट होता है। तो इसमें क्या हो गया? इसके रंग के केंद्रीय भाग में क्या प्रेजेंट है? पित्त या मज्जा प्रेजेंट है, तथा उसके बाहर क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम की सकेंद्रित परतें पाई जाती हैं, यानी कि इस तरह से होता है। ये इसका सेंट्रल है जो पित्त है, और इसके आउटर है जो जाइलम है, और जाइलम के आउटर है जो फ्लोएम है। तो इस तरह से है जो नालरम का फॉर्मेशन होता है। तो नालरम है जो किसका मॉडिफिकेशन है? ठोस रम का ही मॉडिफिकेशन है। फिर इसके अंदर पित्त प्रेजेंट होने के कारण इस नाल रम को पित्त युक्त रम या मेडुलेटेड स्टील भी कहा जाता है। जो अपन ने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था ना, ऑस्मुंडा रेगुलिस के अंदर जो एक फर्न था, उसके अंदर जो पाए जाने वाला रम था वो पित्त युक्त था। इसलिए ये जो ऑस्मुंडा रेगुलिस है वो मिश्रित प्रोटोस्टील का एग्जाम्पल ना होकर किसका एग्जाम्पल है? साइफोनोस्टील का एग्जाम्पल है। फिर जेफरी नामक साइंटिस्ट ने 1910 में पर्ण व शाखा ट्रेस के आधार पर नाल रंग को दो भागों में डिवाइड किया। किसके बेस पर? पर्ण ट्रेस और शाखा ट्रेस के आधार पर। तो पर्ण ट्रेस और शाखा ट्रेस क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो पर्ण व शाखा ट्रेस के आधार पर जेफरी ने जो नाल रंग को कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो पार्ट में डिवाइड किया। एक का नाम है क्लेडोसाइफोनिक स्टील और दूसरे का नाम है फाइलोसाइफोनिक स्टील। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं क्लेडोसाइफोनिक स्टील या शाखा अंतराल नालीय रंग। तो इस प्रकार के रंग के अंदर जो पर्ण ट्रेस या लीफ ट्रेस होता है वो नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला नाम दिया गया? शाखा अंतराल नालीय रंग। और इसका एग्जाम्पल है जो लाइकोप्सिडा समूह के सदस्य हैं। फिर जो सेकंड जो पर्ण अंतराल नालीय रंग या फाइलोसाइफोनिक स्टील है, इसमें जो पर्ण ट्रेस और शाखा ट्रेस दोनों प्रेजेंट होते हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं जो फिलिकेलिस गण के सदस्य हैं, और इसके अलावा सभी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। इसके अंदर जो पर्ण अंतराल नालीय रंग या फाइलोसाइफोनिक स्टील प्रेजेंट होता है। अब नालरम का ओरिजिन कैसे होता है या ओरिजिन ऑफ साइफोनो स्टील? तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, साइफोनो स्टील। ठीक है, तो नाल रम की उत्पत्ति है जो ठोस रम में पित्त के विकास से हुई, यानी कि ठोस रम में जो पित्त का डेवलपमेंट हो गया और उससे जो नाल रम की उत्पत्ति हुई। तो ठोस रम में पित्त के विकास के संबंध में है जो अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा अलग अलग मत दिए गए, लेकिन जो नाल रम के विकास के संबंध है दो सबसे अधिक प्रचलित मत है। एक का नाम है पित्त रंभा अंतरी उद्भव और दूसरे का नाम है पित्त बाह्य रंभा उद्भव। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पित्त रंभात्री उद्भव या इंट्रास्टेलर ओरिजिन ऑफ पित्त। तो इस मत के जो समर्थक थे वो वुडल, बोवर, गुइन, वागिन और फॉन थे। इनके अनुसार ठोस रम के केंद्र में स्थित जाइलम वाहिनिकाओं का पेरेनकाइमी कोशिकाओं में रूपांतरण होने से नाल रम का विकास हुआ। तो इस मत या इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि जो नाल रम का डेवलपमेंट वो कैसे हुआ कि जो ठोस रम के केंद्र में जो जाइलम वाहिनिकाएं थी
वो किस में कन्वर्ट हो गई थी? पेरेनकाइमी सेल्स या मरदूत की कोशिकाओं में परिवर्तित होने से नालरम का फॉर्मेशन हुआ। और इसके एग्जाम्पल बॉट्रिकियम लुनेरिया, ऑस्मुंडा रिगेलिस। तो ये देखो वापस वर्ड आ गया ऑस्मुंडा रिगेलिस। तो इसका एग्जाम्पल अपन ने किस रूप में पढ़ा था? मिश्रित पित्त युक्त ठोस रंभ, इसका एग्जाम्पल पढ़ा था। इसमें ठोस रंभ के केंद्रीय भाग में वाहिनिकाएं तथा पेरेनकाइमी सेल्स मिश्रित रूप में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार के रंभ को अपन किस नाम से जानते हैं? मिश्रित पित्त युक्त ठोस रंभ। तो वाहिनिकाएं किस में कन्वर्ट हो गई थी? आदि वाहिनिकाएं प्रेजेंट और आदि वाहिनिकाएं जो पेरेनकाइमी सेल्स में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से जो रंभ बना जिसका नाम है मिश्रित पित्त युक्त ठोस रंभ। सेकंड जो मत है जिसका नाम है पित्त रंभ बाह्य उद्भव या एक्स्ट्रा स्टिलर ओरिजिन ऑफ पित्त। तो पिछले मत के अंदर तो अपन ने क्या पढ़ा था कि जो नाल रंभ का डेवलपमेंट है जो रंभ के अंदर के भाग वाले से हुआ, लेकिन ये जो मत है इस मत के अनुसार, इस मत के जो समर्थक थे वो जेफरी थे। तो इन्होंने बताया कि नाल रंभ के केंद्रीय भाग में उपस्थित पेरेनकाइमी पित्त का विकास इस क्षेत्र में कॉर्टेक्स की सेल्स के अतिक्रमण से हुआ है। यानी कि कॉर्टेक्स की सेल्स क्या करती हैं? जो ठोस रंभ था उसकी जो जाइलम वाहिनिकाएं थी उनको पेरेनकाइमी कोशिकाओं के द्वारा अतिक्रमित कर हटा दिया गया और उसमें वहां पर है जो पित्त का फॉर्मेशन हो गया। तो इसके समर्थक हैं जो कौन है? जेफरी है। और पेरेनकाइमी सेल्स का अतिक्रमण संभव तो कहाँ से हुआ है? पर्ण और शाखा विदर या पर्ण या शाखा गैप या विदर से हुआ है। तो ये दो जो मत हैं वो किसके ओरिजिन के लिए है? नाल रंभ के ओरिजिन या उत्पत्ति के बारे में दर्शाते हैं। अब अपन पढ़ते हैं नाल रंभ के टाइप्स या टाइप ऑफ साइफोनोस्टील। नाल रंभ को मुख्यतः दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बहिफ्लोएमी नाल रंभ और उभयतफ्लोएमी नाल रंभ, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के नाल रंभ में जो फ्लोएम वलय केवल जाइलम के बाहर की ओर होता है और इस प्रकार के नाल रंभ है जो इक्विसिटम, ओस्मुंडा, साइजिया इसके अंदर पाए जाते हैं। उभयतफ्लोएमी नाल रंभ में क्या होता है? फ्लोएम है जो दो होते हैं, पेरेनकाइमा भी दो, पेरिसाइकिल भी दो होती हैं और एंडोडर्मिस भी दो होती हैं। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। इसमें क्या होता है? फ्लोएम वलयम जाइलम के अंदर व बाहर दोनों ओर पाया जाता है। यानी कि जाइलम के अंदर की तरफ भी फ्लोएम है और बाहर की तरफ भी फ्लोएम है। इसके अलावा एंडोडर्मिस की भी दो परतें होती हैं, बाह्य अंतस्तौचा और अंत अंतस्तौचा। यानी कि आउटर एंडोडर्मिस जो बाह्य फ्लोएम के बाहर स्थित होती है और इनर एंडोडर्मिस है जो आंतरिक फ्लोएम के अंदर की ओर स्थित होती है। इस प्रकार का जो रंभ है वो एडियंटम, ड्रायोप्टेरिस और मार्सिलिया के अंदर पाया जाता है। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील और एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। तो इसके देखो सेंटर में तो है जो पित्त है और पित्त के बाहर की तरफ ये जो ये है वो है जाइलम को शो करता है। जाइलम के बाहर एक रिंग के रूप में सेकेंडरी परत है जिसको बोलते हैं फ्लोएम, और फ्लोएम के बाहर की तरफ में वो है पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल के बाहर की तरफ एंडोडर्मिस और ये कॉर्टेक्स है। ये तो है एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील यानी कि बाह्य फ्लोएमी नाल रंभ। अब दूसरा पढ़ते हैं अपन, दूसरा जो डायग्राम के थ्रू समझते हैं वो है एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील या उभयत फ्लोएमी नाल रंभ। यानी कि उभयत का मतलब होता है फ्लोएम दो होते हैं। तो इसके सेंटर में पित्त है, पित्त के बाहर की तरफ है जो ये इनर एंडोडर्मिस है और इनर एंडोडर्मिस के बाहर की तरफ इनर पेरिसाइकिल और फिर इनर पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ क्या है? बाहर की तरफ है जो इनर फ्लोएम है। इनर फ्लोएम के बाहर की तरफ जाइलम और जाइलम के बाहर की तरफ आउटर फ्लोएम। यानी कि अपन ने पढ़ा था कि जाइलम के दोनों ओर अंदर और बाहर है जो फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ये अंदर की तरफ फ्लोएम और ये बाहर की तरफ फ्लोएम है। फिर वापस आउटर पेरिसाइकिल हो गई, आउटर एंडोडर्मिस हो गई, फिर कॉर्टेक्स हो गया। तो इस तरह से उभयत फ्लोएमी और उभयत फ्लोएमी और बहिफ्लोएमी के अंदर ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन नाल रंभ के रूपांतरण या मॉडिफिकेशन ऑफ साइफोनोस्टील। तो इसके निम्नलिखित रूपांतरण है। सबसे पहला पढ़ते हैं अपन नली रंभ या सोलेनोस्टील। तो इसमें क्या होता है कि पर्ण ट्रेस स्तंभ के रंभ से एक संपूल के रूप में अलग ना होकर रंभ से एक छोटे खंड के रूप में पृथक होता है। जो लीफ ट्रेस होता है वो स्तंभ के रंभ से क्या करता है? पूरा का पूरा एक संपूल के रूप में अलग नहीं होता, एक छोटे खंड के रूप में पृथक होता है। और इस जहां से ये पृथक होता है वहां पर एक गैप बन जाता है जिसे पर्ण विदर या लीफ गैप कहते हैं।
इसी प्रकार के विदर हैं जो शाखा ट्रेस के निकलने से भी बनते हैं, यानी कि अगर प्रण ट्रेस निकल रहे हैं तो लीफ गैप बनेगा, अगर शाखा ट्रेस निकल रहा है तो शाखा ट्रेस का छोटा सा खंड निकल रहा है तो लीफ ये ब्रांच गैप बनेगा। फिर इसके अलावा इसके अंदर है जो पर्णविद्र होते हैं वो एक दूसरे को अतिव्यापित नहीं करते, यानी कि ओवरलैप्ड नहीं होते हैं, और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक्टोफ्लोइक और एम्पीफ्लोइक, और इन दोनों के डायग्राम दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो पर्ण ट्रेस है वो पूरा संपूल के रूप में बाहर ना निकलकर एक छोटे से खंड के रूप में बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर जो बन रहा है गैप उसको बोलते हैं अपन लीफ गैप, ठीक है। और ये लीफ ट्रेस है, और ये जाइलम है सेंटर में, जाइलम के बाहर फ्लोएम, फ्लोएम के बाहर पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के बाहर एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स। ये एक्टोफ्लोइक जो नलीरंभ है उसको शो करता है। ये एम्पीफ्लोइक जो नलीरंभ है उसका डायग्राम है, सेंटर में है जो ये एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकल, फिर फ्लोएम, इनर फ्लोएम, जाइलम, आउटर फ्लोएम, आउटर पेरिसाइकल, आउटर एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस। तो यहाँ पर भी है जो पर्ण ट्रेस या लीफ ट्रेस है जो पूरे संपूल के रूप में बाहर ना निकले, छोटे से खंड के रूप में निकलता है, तो यहाँ पर ये एक गैप बन गया जिसको बोलते हैं अपन लीफ गैप। सेकंड जो मॉडिफिकेशन है नालरम का जिसका नाम है जालरम या डिक्टियो स्टील। तो इस प्रकार के रम में क्या होते हैं, जो पर्णविद्र होते हैं अतिव्यापित होते हैं, उसमें जो नलीरम में अतिव्यापित नहीं होते थे लेकिन इसमें अतिव्यापित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो जालरम जिन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है उनके अंदर जो राइजोम होता है वो छोटा होता है और लीफ है जो सघन रूप से व्यवस्थित रहती है, जिसके कारण ये जो लीफ गैप होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अतिव्यापित करते हैं। इसमें अनेक पर्ण व शाखा ट्रेसों के निकलने से रंभ अनेक पुलों में विभाजित हो जाता है, और ये पुल क्या कहलाते हैं, मेरिस्टील कहलाते हैं, यानी कि अनेक बहुत सारे जो लीफ ट्रेस होते हैं वो निकल जाते हैं, ब्रांच ट्रेस भी निकल जाते हैं, तो छोटे छोटे खंडों में इस तरह से गोलाकार ना होकर इसके ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें जो एक खंड ही निकल रहा है, जैसे एक खंड यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, तो ये छोटे छोटे पुलों में डिवाइड हो जाता है और इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इन पुलों को बोलते हैं अपन मेरिस्टील बोलते हैं, और ये जो लीफ ट्रेस 1 2 3 बहुत सारे लीफ गैप बन जाते हैं। और इस प्रकार का जो इस रंभ है वो ड्राइप्टेरिस, टेरिस और ऑफियोग्लोसम के अंदर पाए जाते हैं जो कि एक फर्न्स होते हैं। थर्ड जो मॉडिफिकेशन है नाल रंभ का जिसका नाम है बहुचक्री रंभ या पॉलीसाइक्लिक स्टील। तो इस प्रकार के रंभ के अंदर क्या होता है कि जो 7 उत्तक होता है वो 2 या 2 से अधिक सकेंद्रित वलयों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, यानी कि वैस्कुलर टिश्यूज बहुत सारी सकेंद्रित वलयों के रूप में अरेंज रहते हैं। विभिन्न जातियों में इन चक्रों की संख्या क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। जैसे टेरिडियम एक्विलिनम में इनके अंदर 2 वलय प्रेजेंट होती हैं। मेटोनिया पैक्टिनेटा के अंदर 3 वलय, टेरिस पोडोफिला और प्लेटिसेरियम एथोफिकम में जो 4 या इससे भी अधिक होती हैं। तो इसके अंदर ये जो मेरिस्टेम होते हैं वो या 7 पुल होते हैं जो 2 लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये इनर मेरिस्टेम की लेयर है और ये आउटर मेरिस्टेम की लेयर। इसमें भी ये जो लीफ ट्रेस है और शाखा ट्रेस है वो बहुत ज्यादा मतलब अनेक यानी कि अनेक पुलों में विभाजित हो जाती है। तो इस तरह से छोटे छोटे मेरिस्टेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो मेरिस्टेल की आउटर रिंग है और ये मेरिस्टेल की इनर रिंग है, और ये थिक वॉल्ड ग्राउंड टिश्यूज है जो आउटर और ऊपर और नीचे की तरफ रहते हैं। इसके अंदर एक बात नोट करनी है, यदि बहुचक्री रंभ का बाह्य वलय नलीरंभ हो तो उसे क्या बोल सकते हैं अपन, बहुचक्री नलीरंभ, और यदि बाह्य वलय जालरंभ हो तो उसे क्या कहेंगे अपन, बहुचक्री जालरंभ। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपके टेरिडोफाइट्स के अंदर स्टीलर सिस्टम है जो कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन राइनिया। राइनिया के बारे में पढ़ेंगे। राइनिया है जो एक फॉसिल जीनस है। तो नेक्स्ट वीडियो उसका बनेगा और इसके बाद में वो यूनिट खत्म हो जाएगी, यानी कि पेपर 3 की यूनिट
जो एक लास्ट टॉपिक के बाद में खत्म हो जाएगी।